पॉइंट्स हो जाएंगे जिनको हम फर्दर डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये ज़रा आप लोग एक दफ़ा इसको खुद पढ़ें। स्लाइड नज़र आ रही है आप लोगों को? जी सर। यस सर। चलें जी, ये वाली एक स्लाइड है, इसको एक दफ़ा रीड कर लें। हमने कहा कि डेटाबेस कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स के अंदर हम कैबिनेट्स बनाई हुई हैं हमने लॉजिकल, जिनके अंदर हम डाटा रखते हैं। मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो नई फाइल इंसर्ट करने को, एग्जिस्टिंग डाटे को अपडेट करने को और एक पुराने डाटे को डिलीट करने में हमें मदद देता है। फिर नीचे हमने इसको इकट्ठी डेफिनेशन की है, DBMS इज एन एप्लीकेशन विच होल्ड्स यूजर डाटा परमानेंटली। ये इंपॉर्टेंट है कि डाटा परमानेंटली स्टोर करना है, and then provide different operation on this data. Operations वही तीन है: retrieval of data, insertion of data, updation of data और deletion of data. अगली definition, it is a computerized system whose overall purpose is to maintain information and to make that information available on demand. ये important बात है कि सिर्फ डाटे को रखना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम उसको अपडेट, इंसर्ट और डिलीट कर सकें, वो रेडली अवेलेबल होना चाहिए। जब हमें रिक्वायर्ड हो तब वो डाटा हमारे सामने क्या हो, मौजूद हो। ये हमारे पास आ गया, एक पिक्चर उसने दे दी। उसने क्या एंड यूज़र होते हैं, दरमियान में एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं और पीछे डेटाबेस होती है। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बेसिकली डेटाबेस के यूज़र होते हैं। हम लोग जो होते हैं वो डेटाबेस के यूज़र नहीं होते। हाँ, कुछ स्पेशल यूज़र होंगे जो प्रोग्रामर्स होंगे और जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, वो डायरेक्टली डेटाबेस के साथ डील कर रहे होंगे। बाकी सब लोग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू डेटाबेस को एक्सेस करते हैं, डायरेक्टली कोई डेटाबेस को एक्सेस नहीं करता। रिट्रीवल, इंसर्शन, डिलीशन और अपडेट, ये चार ऑपरेशन थे। लास्ट टाइम हमने बात की थी। ये ज़्यादातर बातें कल वाली हैं, आगे आज वाली बातें आज हम स्टार्ट करेंगे। टेबल होता है, टेबल में मल्टीपल कॉलम्स होते हैं जिनको हम फील्ड्स बोलते हैं। फील्ड्स मिलके एक रो जो होती है उसको हम रिकॉर्ड कहते हैं। जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है हमारे पास डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए, उसको हम SQL बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। डाटा वर्सेस इंफॉर्मेशन क्या होता है? रॉ फॉर्म के अंदर जो होता है वो डाटा होता है, प्रोसेस कर लेते हैं उसको तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र सिस्टम्स पे बात करेंगे हम। इंटीग्रेटेड एंड शेयर। इंटीग्रेटेड हमारे पास क्या होता है कि ऐसा डाटा जो मल्टीपल फाइल्स के अंदर पड़ा हो, लेकिन वो फाइल्स आपस में इस तरह इंटीग्रेटेड हो कि शेयरेबल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास अकाउंट्स वालों को भी फरहान का नाम चाहिए, एकेडमिक्स वालों का भी अकाउंट्स का नाम फरहान का नाम चाहिए, जो एकेडमिक्स में टाइम टेबल और स्केड्यूल बनाता है उसको भी फरहान का नाम चाहिए। फरहान का नाम 3, 4, 5 फाइलों में होगा, अकाउंट्स वाली में, एकेडमिक्स वाली में, स्केड्यूल वाली में, इन 3 फाइल्स में फरहान का नाम। अगर फरहान, ये तीनों फाइल्स आपस में इंटीग्रेटेड हो तो फरहान का नाम 3 जगह रखने की ज़रूरत ही नहीं। एक जगह फरहान की डिटेल पड़ी होगी, वो तीनों जगह पे क्या हो जाएगी? शेयर होगी। सो अगर डाटा इंटीग्रेटेड होगा तो वो शेयरेबल होगा, अगर डाटा इंटीग्रेटेड नहीं होगा तो वो शेयरेबल भी नहीं होगा। इन दोनों बातों का फ़ायदा या नुकसान क्या है, ये अभी हमें थोड़े से आगे जाके पता लगता है। फिर उसने कहा कि डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, फॉर एग्जांपल, मुझे किसी बैंक को ऑटोमेट करने की असाइनमेंट दी जाती है, मैं उस बैंक को ऑटोमेट करने के लिए वहाँ पे जाता हूँ।
वहाँ का ऑपरेशनल मैनेजर जो है वो मुझे मिलते हैं और मुझे बैंक के प्रोसेस समझाना शुरू करते हैं। तो वो जो ऑपरेशन मैनेजर है उस बिजनेस डोमेन का यानी बैंक का, वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर जिस ऑर्गेनाइजेशन की आप बात करते हैं उसका जो टेक्निकल आदमी होता है उसको हम डाटा एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, जो हमें सारी रूटीन्स बताते हैं कि एक्चुअल प्रोसीजर और काम चलते कैसे। जो डेटाबेस को मैनेज करता है, डिप्लॉय करता है, उसका बैकअप लेता है, रिकवरी लेता है और सारे काम करता है, उसको हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। तो दो टर्म्स हैं, एक डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की और एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की है। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर आईटी का आदमी नहीं होता या उसका आईटी का आदमी होना ज़रूरी नहीं, वो उस बिजनेस डोमेन का एक्सपर्ट है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा वो यकीनन एक आईटी का आदमी होगा जिसने सारे डाटे को क्या करना है, मैनेज करना है। डेटाबेस यूजर्स है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, एंड यूजर्स एंड डाटा डीबीएस। हम इन सब पे वन बाय वन बात करेंगे। 4 लैंग्वेजेस एसक्यूएल के 4 सब पार्ट्स पे हमने बात की थी। डीडीएल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें 3 कमांड्स होती थी। कौन कौन सी, तो मुझे याद करवा देगा? इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन। नहीं, डीडीएल में होती थी क्रिएट टेबल, ड्रॉप टेबल, अल्टर टेबल। डीडीएल स्ट्रक्चर बनाने के काम में आती है, यानी वो वाली ये कमरे और घर हमने बनाना है जिसके अंदर डाटा फेंकना है, तो पहले स्ट्रक्चर बनेगा तो उसमें डाटा फेंका जा सकता है ना। तो डीटीएल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज को कहते हैं। इसमें क्रिएट टेबल होता है, ड्रॉप टेबल होता है, अल्टर टेबल होता है। फिर जब स्ट्रक्चर बन गया, टेबल क्रिएट हो गया, तब उनमें डाटा कैसे फेंकना है उसके लिए डीएमएल कमांड आएगी, डाटा मैनिपुलेशन। इसमें इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन होती है। जो आप बता रहे हैं वो डीएमएल है, इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन। डीसीएल तीसरी ही थी, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। क्या थी, कोई याद करवा दे मुझे? ग्रांट और रिवोक था इसमें, प्रिविलेज देते थे। डाटा कंट्रोल, बिल्कुल प्रिविलेजेस देते थे। और प्रिविलेज को क्या डिफाइन किया था? परमिशन, अथॉरिटी या परमिशन। हाँ, राइट टू डू समथिंग, किसी काम को करने के, हाँ, किसी काम के करने के इख्तियार को हम क्या कह रहे थे? प्रिविलेज कह रहे थे। फिर एक और भी लैंग्वेज की बात की थी हमने, सब लैंग्वेज की। टीसीएल की थी। एग्जैक्टली, टीसीएल जी, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें ग्रांट, रिवोक था और कमिट था। कमिट और अबॉर्ट। बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया स्कीमा, एक्सटर्नल, कंसेप्चुअल, इंटरनल, एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल। ठीक हो। कितने लोगों के पास पेन पेंसिल अवेलेबल है? यस सर। यस सर। चले, अभी तो पहले मैं एक पेज पे आपको बना के दिखाता हूँ कि मुझे आप बताएं कि आपको ये नजर आ रहा है? ये तो मुझे नजर नहीं आ रहा, आप लोगों को कैसे आएगा? मैंने 3 डब्बे बनाए हैं इसके ऊपर, पेज के ऊपर। ये आपके लिए ठीक हो बस। अब इसमें आप नीचे वाला जो है ना, इधर इसका नाम इंटरनल रखते, इसका नाम कंसेप्चुअल रख लें और ऊपर वाले का नाम एक्सटर्नल रख। सबसे नीचे वाले का नाम आ गया इंटरनल, दरमियान वाले का नाम आ गया कंसेप्चुअल और सबसे ऊपर वाले का नाम आ गया एक्सटर्नल। अब जैसे ये एसक्यूएल, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने कहा कि आप लोग क्या करें कि एसक्यूएल एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बना लें और इसके मुताबिक आप लोगों ने काम करें। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, हम एनसी स्पार्क के मुताबिक, रिकमेंडेशन के मुताबिक एसक्यूएल पर। एनसी स्पार्क ने कहा यार एक और काम करना है, आपने डेटाबेस का जो फ्रेमवर्क बनाना है, जब डेटाबेस को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, आपने डीबीएमएस बनाना है, तो आपने 3 लेयर्स में उसको इम्प्लीमेंट करना है, इंटरनल, कंसेप्चुअल और एक्सटर्नल। अब इन तीनों में क्या है? अब देखो, आपके पास डेटाबेस में कोई बात भी ख्याली और जुबानी नहीं आ सकती। डेटाबेस में हमेशा वही चीज अवेलेबल होगी जो डेटा में पड़ी होगी।
डाटा पड़ा कहाँ पे होगा? हार्ड डिस्क के ऊपर। अगर कोई चीज हार्ड डिस्क के ऊपर नहीं पड़ी हुई तो इसका मतलब है वो डेटाबेस दिखा भी नहीं सकती, क्योंकि वो डेटाबेस में मौजूद ही नहीं। डेटाबेस से कोई जादू से तो चीज लेके नहीं आनी, स्टोर करवाओगे तो उसको बाद में डिस्प्ले करवा दोगे, अगर वो स्टोर नहीं होगी तो वो बाद में डिस्प्ले भी नहीं। तो हमारे पास सबसे नीचे वाली लेयर जिसका नाम इंटरनल लेयर हम लोगों ने रखा है, उसके अंदर आपके पास सारे का सारा डाटा स्टोर होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है कि कैसे स्टोर करवाना है उसको और किस फॉर्म में करवाना है। अगर हार्ड डिस्क के ऊपर इंटरनल स्टोरेज में इंटरनल लेयर के अंदर डाटा हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर हो रहा है, उस एरिया को, उस फेज को हम क्या कह रहे हैं? इंटरनल बोल रहे हैं। सब है डाटा है किस फॉर्म के अंदर? स्टोर हो रहा है डाटा हार्ड डिस्क के ऊपर, तो किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है? सर बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म में 0 और 1। अब मेरी एक बात सुनो, मेरे पास 1 GB डाटा फरहान का पड़ा है, तो ये फरहान का 1 GB डाटा क्या है? तो वो किस तरह डाटा पड़ा होगा? पहली 50 बाइट्स में फरहान की आईडी है, अगली 100 बाइट्स में फरहान का नाम है, अगली 1000 बाइट्स में फरहान की पिक्चर है, उससे अगली 10,000 बाइट्स के अंदर फरहान का एक्सपीरियंस पड़ा हुआ है। रेंज इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? बिट्स एंड बाइट्स। कि इस जीरो से लेके अगले 10,000 जीरो और वंस को जब हम रीड कर लेंगे तो इसका मतलब तस्वीर है, उससे अगले 10,000 बाइट्स या बिट्स को हम पढ़ लेंगे तो इसका मतलब होगा कि ये रिज्यूमे है फरहान का। इसका मतलब है कि वहां पे बिट्स एंड बाइट्स और रेंज इंपॉर्टेंट है ना। वहां पे कोई करेक्टर होता है, ना नंबर होता है, ना डेट होती है, ना तस्वीर होती है, ना पिक्चर होती है, ना सॉन्ग होता है, ना कलर होता है। आपके पास हार्ड डिस्क लेवल पे सिर्फ बिट्स एंड बाइट्स हैं, बाकी नहीं करती, बाकी सब कुछ इसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म या ट्रांसलेट होके पड़ा होता है, वो बिट्स एंड बाइट्स है। हाँ, उसको हम डिस्टिंग्विश एक दूसरे से कैसे कर लेते हैं? रेंज की बेसिस पे। क्या ये बात समझ आती? जी अगर नहीं समझ आती तो पूछें दोबारा मुझसे। सबको समझ आ गई है? तो सर ये टेबल बनाते हुए हम बताते हैं कि कौन सी एंटिटी कितनी बाइट्स लेगी? नहीं, ये देखो, ये कितनी बाइट्स लेनी, ये कितनी बाइट्स लेनी है, कितनी जगह लेनी है ना, अगर ये सब कुछ हमें बताना पड़े तो ये हमारा काम बड़ा मुश्किल हो जाए। हम जब डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं तो हम डेवलपमेंट को आसान बना देते हैं। ये वाला काम DBMS की जिम्मेदारी होती है कि वो उसने करना है। मैंने ये बताना है कि यार मुझे ना नेम के लिए, नेम का मेरा जो फील्ड होगी उसका साइज होगा 30 करेक्टर्स का, 30 करेक्टर से बड़ा नाम नहीं आ सकता। 30 करेक्टर पीछे 150 बाइट्स में जाना है या 150 बिट्स में जाना है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये DBMS की जिम्मेदारी है जिसने ऑपरेटिंग सिस्टम से मिलकर वो एलोकेट करवानी है। तो वो बिट्स एंड बाइट्स की डीलिंग हमने नहीं करनी। अगर वो हमने करनी हो तो वो तो बड़ा मुश्किल काम हो जाए। अब हमारे पास सिंटेक्स, हम कहेंगे यार नाम बता दो जिसकी मैक्सिमम लेंथ 30 करेक्टर्स हो, तो वो 30 करेक्टर्स का हमें नाम बना देगा। पीछे कितनी बाइट्स और बिट्स एलोकेट कर रही है और DBMS का काम है, ये हमारा काम नहीं। ये जो भी एलोकेशन होगी ये होगी कहाँ पे? हार्ड डिस्क पे। उसको हम इंटरनल लेयर बोल रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? इंटरनल लेयर में कोई नाम, करेक्टर, कोई डाटा टाइप नहीं होती। वहाँ पे सब कुछ किस फॉर्म में पड़ा होता है? बिट्स एंड बाइट्स की फॉर्म में पड़ा होता है। ये बात आप लोगों को समझ आती है? पहले मुझे ये बताएं, फिर हम आगे चलेंगे। या कोई हाना कर दो। यस सर, समझ आ गई है। सर आ गई है समझ। ठीक, ठीक। अच्छा, इंटरनल लेयर के ऊपर वाली लेयर का नाम मैंने क्या बताया था आपको? कंसेप्चुअल। कंसेप्चुअल को लॉजिकल लेयर भी बोलते हैं। कंसेप्चुअल को क्या भी बोलते हैं? लॉजिकल। फर्क दोनों में 90% ऑथर्स तो कहते हैं दोनों सेम ही बात है, दोनों में फर्क कोई नहीं है। आप कंसेप्चुअल कह लें, आप लॉजिकल कह लें, एक ही बात है, इनमें कोई फर्क नहीं है। तो फाइन, ये बात भी ठीक है। लेकिन जो फर्क करते हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अगर आप कोई आइडिया सोचते हैं तो दैट इज कंसेप्चुअल, वो रॉ फॉर्म में है।
आप उस आईडीए को किसी डायग्राम, किसी फॉर्म की शक्ल में तस्वीर, उसकी कोई पिक्चर बना लेते हैं, उसे कागज के ऊपर ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, तो ये लॉजिकल हो। तो कंसेप्चुअल ज्यादा रॉ फॉर्म के अंदर आईडीए को कहते हैं, और क्या नाम है, अगर हम उसे ट्रांसफॉर्म कर लें किसी शक्ल के अंदर तो फिर वो लॉजिकल बन जाता है। तो दरमियान वाली लेयर को कंसेप्चुअल लेयर भी बोलते हैं, लॉजिकल भी बोलते हैं, और दोनों में से जो मर्जी बोल लें कोई फर्क नहीं है। जो फर्क करते हैं वो फर्क मैंने आपको बता दिया। अब ये जो लॉजिकल लेयर है, ये अपना सारे का सारा डाटा इंटरनल से उठाती है। जो कुछ इंटरनल में पड़ा होगा वही कहां पे मैप हो सकता है, लॉजिकल या कंसेप्चुअल। अगर कोई चीज इंटरनल में मिसिंग है तो वो कहां पर भी मैप नहीं हो सकेगी, वो लॉजिकल या कंसेप्चुअल के अंदर भी मैप नहीं हो सकेगी। ये जो इंटरनल लेवल में से जो कुछ हमने उठाया, इसको हमने क्या किया, मैप कर लिया कंसेप्ट में, आईडीए में और लॉजिकली। तो ये हमारे पास कंसेप्चुअल लेयर के अंदर। अब इंटरनल लेयर में तो सिर्फ रेंज पड़ी हुई थी, 0 1 0 1 0 1 रेंज है, कुछ और नहीं है। यहां पे अब ऐसा नहीं है, यहाँ पे अब टोटल नंबर ऑफ टेबल्स हैं, 50 टेबल है, 100 टेबल है, 1000 टेबल है, 10,000 टेबल है, जितने टेबल है वो सब टेबल्स आ जाएंगे। उन टेबल्स के में कितने एट्रीब्यूट्स हैं, उन एट्रीब्यूट्स में कितना डाटा है, कितने लोग एक्सेस कर रहे हैं, टोटल इंफॉर्मेशन मैप हो जाएगी कहाँ पे, टेक्सचुअल। हम इसको इस तरह भी बोलते हैं, हम बोलते हैं कि जो इंटरनल लेयर है ये बेसिकली डीबीएमएस की होती है, क्या नाम है, लेयर। जो कंसेप्चुअल लेयर होती है वो हम डिसाइड करते हैं भी किसकी लेयर होती है। अब मुझे एक बात बताएं, आप सीएमएस को इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको सिर्फ आपका डाटा नजर आता है। आता सर। मैं 2 क्लासेस पढ़ा रहा हूँ या 4 क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे उन चारों क्लासेस का डाटा नजर। मैं डिग्री सुपरवाइजर भी हूँ बीएससी का, तो मुझे बीएससी के तमाम बच्चों का डाटा भी नजर आता है। लेकिन मैं कभी भी बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बच्चों का सारा डाटा देखने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्यों? वो मेरी रेंज या डोमेन से बाहर है, उससे मेरा कोई लेना नहीं। मेरा कंसर्न, मेरा काम सिर्फ किससे है, अपनी क्लासों से और वो वाली डिग्री से जो डिग्री मुझे एलोकेट की हुई है, मैं उसके मुतालिक तो जिम्मेदार हूँ, बाकी किसी चीज़ में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसी तरह अगर 6 सुपरवाइजर हैं, हर सुपरवाइजर अपनी डोमेन के डाटे को देखता है, बाकी डाटे को नहीं देखता। प्रिंसिपल जो है वो अकाउंट्स को देखेगा, फाइनेंस को देखेगा, और वो जर्नल एक समरी सारे लोगों की ले लेगा, एंड ही इज मोर इंटरेस्टेड। डॉक्टर शहजाद सर प्रिंसिपल बने हैं कोई 5 दिन पहले, 2006 के अंदर पीयूसीआईटी के स्टूडेंट्स का टोटल डाटा क्या था, वो उसमें कोई खास इंटरेस्टेड नहीं हो। इसका मतलब है टोटल डाटे के थोड़े थोड़े पार्ट में हर बंदा इंटरेस्टेड है, टोटल डाटे में कोई इंटरेस्टेड नहीं। आप मुझे बताएं टोटल डाटे में कौन इंटरेस्टेड है, कौन ऑन करता है, किसके लिए बहुत जरूरी है सारे का सारा डाटा। फरहान जो डिग्री सुपरवाइजर है उसके लिए बहुत जरूरी नहीं है, जो प्रिंसिपल है इवन उसके लिए भी सारा डाटा बहुत जरूरी नहीं है। किसके लिए सारा डाटा बहुत जरूरी है? सर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, जो जिसने मैनेज करना ऑर्गेनाइजेशन जिसका एक एक करके बोले, नहीं समझ आ रही मुझे। सर जो एडमिनिस्ट्रेटर जिसने सारा डाटा मैनेज करना है। कोई और बताए? प्रोग्रामर जिसने राइट करना सारा। नो। सर ऑर्गेनाइजेशन जिसके यूनिवर्सिटी के लिए। डाटा बिलोंग एग्जैक्टली, वेरी गुड अहमद, वेरी गुड। पीयूसीआईटी, आयशा आपने भी बिल्कुल ठीक बताया है। अफशीन स्टूडेंट्स के लिए तो अपना डाटा इंपॉर्टेंट नहीं होता, उन्होंने क्यों सारों का डाटा देखना है। अच्छा, इंपॉर्टेंट पीयूसीआईटी, एक्चुअली पीयूसीआईटी को पहले दिन जिस दिन वो बना था उस दिन से लेके आखिरी दिन तक सारा डाटा किसके लिए बहुत जरूरी है? पीयूसीआईटी के लिए। पीयूसीआईटी मींस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। पीयूसीआईटी का मतलब किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन को सारा डाटा चाहिए। हम सारे तो रोल प्ले कर रहे हैं। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और काम कर रहा हूँ, मुझे एक रोल मिला हुआ है कि मैं डिग्री सुपरवाइजर हूँ। कल ये रोल किसी और असिस्टेंट प्रोफेसर को मिल जाएगा, परसों ये किसी और को मिल जाएगा।
तो यहाँ पे रोल डिफरेंट लोगों को डिफरेंट मौकों पे मिलते रहेंगे, लेकिन आज शहजाद सरवर साहब के पास ये रोल है, कल को हो सकता है प्रोफेसर मुर्तज़ा के पास ये रोल आ जाए, उसके बाद ये हो सकता है प्रोफेसर किसी और के पास चला जाए। तो इसका मतलब है यहाँ पे जितने भी ये एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स हैं, ये रोल्स हैं, ये बदलते रहेंगे, कभी किसी को मिल जाएगा, कभी किसी को मिल जाएगा। डाटा और सारी चीजें किसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके लिए तो हम कहते हैं ये जो कंसेप्चुअल या लॉजिकल लेयर होती है, ये ऑर्गेनाइजेशन की लेयर होती है। इंटरनल लेयर किसकी होती है? डीबीएमएस की। कंसेप्चुअल लेयर दरमियान वाली कौन सी होती है? ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन की या कंसेप्चुअल लेयर कहाँ से मैप होनी होती है? इंटरनल से। अगर इंटरनल में कोई चीज मिसिंग है तो वो कहाँ नहीं आ सकती? कंसेप्चुअल में नहीं आ सकती। ठीक है, तो कंसेप्चुअल सारी की सारी आपकी बनती कहाँ से है? इंटरनल से मैप होती है। अगर कोई चीज इंटरनल में मिसिंग होगी तो वो कहाँ पर भी नहीं होगी, वो कंसेप्चुअल। यहां तक बात समझ आती है? यस सर। जी सर। ठीक हो। कंसेप्चुअल के ऊपर एक लेयर जो बनाई थी मैंने, उसका नाम क्या है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। एक्सटर्नल व्यू को हम इसके आगे एस डाल दो, एक्सटर्नल व्यूज होंगे। यानी अगर मैं पीयूसीआईटी की बात करूं तो हर यूजर का अपना व्यू है। 3000 बच्चे हैं, हर एक का अपना लॉगिन पासवर्ड, अपना व्यू है। 100 टीचर है या 200 टीचर हैं, उनका अपना लॉगिन पासवर्ड है। 300 मुलाजिम है, उनका अपना लॉगिन पासवर्ड है। तो ये जो लॉगिन पासवर्ड है, ये हर एक का एक्सटर्नल व्यू। एक्सटर्नल व्यू हर यूजर की डोमेन होती है, बस वो जितना डाटा उसको रिक्वायर्ड होता है उसको उतना ही नजर आता है, बाकी डाटा उसको नजर नहीं आता। तो इसका मतलब है अगर मैं पीयूसीआईटी की बात करूं तो एक इंटरनल व्यू होगा, एक एक्सटर्नल व्यू होगा, और कोई 3500 क्या होगा? एक्सटर्नल व्यूज होगा। हर यूजर का अपने है, तो 3500 यूजर है तो 3500 क्या होगा? एक्सटर्नल व्यूज होंगे। ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है जी हमें? जी सर। अच्छा जी, एक्सटर्नल व्यूज हमेशा सबसेट होते हैं कंसेप्चुअल व्यू के। एक्सटर्नल व्यू हमेशा किसका सबसेट होते हैं? एक्सटर्नल व्यू का। ये बात समझ आती है? इसमें किसी को कोई इतराज? जी नो सर। अच्छा चले, अब सुन ले मेरी बात। अभी तक टोटल हमने क्या बात कर ली? हमने कहा अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने कहा कि आप लोगों ने डीबीएमएस बनानी है कमर्शियल लेवल पे, कोशिश करें उसे 3 लेयर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करें। लेयर्स कौन सी थी? इंटरनल, कंसेप्चुअल और एक्सटर्नल। इंटरनल लेयर क्या है? जहाँ पे सारा डाटा बिट्स एंड बाइट्स की फॉर्म में स्टोर होगा। मैनेज कौन कर रहा होगा? डीबीएमएस। ये डीबीएमएस की लेयर बोलते हैं हम इसको। जो कुछ इंटरनल के अंदर होगा वो कहाँ पे मैप हो जाएगा? कंसेप्चुअल में। कंसेप्चुअल में जो आएगा उसमें टोटल सारे का सारा डाटा अवेलेबल होगा। सारे का सारा डाटा कभी किसी यूज़र को नहीं चाहिए होता। सारे का सारा डाटा हमेशा किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इस लेयर को भी हम ऑर्गेनाइजेशन की लेयर बोलते हैं। इस लेयर से ऊपर हमारे पास क्या आता है? एक्सटर्नल लेयर्स। एक्सटर्नल, इंटरनल और कंसेप्चुअल तो एक एक थी, एक्सटर्नल एक नहीं होती, वो मल्टीपल होती है। जितने यूज़र होंगे हर एक का अपना अलग एक्सटर्नल व्यू होगा। अगर 10,000 यूजर हमारे पास है तो 10,000 एक्सटर्नल व्यूज बन जाएंगे। ये जो एक्सटर्नल व्यूज हैं ये डाटा कहाँ से ले रहे हैं? कंसेप्चुअल से। तो ये हमेशा किसका सबसेट होंगे? कंसेप्चुअल का। सो एक्सटर्नल किसका सबसेट है? कंसेप्चुअल का। और कंसेप्चुअल कहाँ से मैप हो रही है? इंटरनल से। इसका मतलब है एक्सटर्नल व्यू में वही कुछ हो सकता है जो इंटरनल में पड़ा हुआ है। एक्सटर्नल में वही कुछ नजर आ सकता है जो इंटरनल में पड़ा हुआ है। अगर कोई चीज इंटरनल में नहीं पड़ी हुई तो वो कहाँ भी नजर नहीं आ सकती, कंसेप्चुअल में भी नजर नहीं आ सकती, ना एक्सटर्नल में नजर आ सकती। तो जो कुछ फिजिकली हार्ड डिस्क पे हम इंटरनल में स्टोर करेंगे वही कुछ ऊपर क्या होगा? में डिलीवर होगा, बाकी कोई चीज हमें नजर नहीं आएगी। क्या ये बात हम
समझ आ गई हमें? इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं? जी सर। नो सर ठीक है। चलिए। डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास, बड़ी जगह हम आगे जाके इसको इस्तेमाल करेंगे। डेटा डिक्शनरी हम बोलते हैं मेटा डाटा। मेटा डाटा, डेटा डिक्शनरी, सिस्टम टेबल्स, इन सब का एक ही मतलब होता है। और मेटा डाटा को हम डिफाइन करते हैं एज पर डेफिनेशन, दैट इज डाटा अबाउट डाटा। मेटा डाटा को हम डिफाइन कैसे करते हैं? डाटा अबाउट डाटा। अच्छा, इस बात का मतलब क्या होगा? देखो, मैं कहता हूं एक क्यूरी मैं करता हूं डेटाबेस से कि एम्प्लॉय के टेबल में जाओ, वहां पे से जिन लोगों का 19th ग्रेड है उनकी सैलरी मुझे दिखा दो। सबसे पहले डीबीएमएस ने ये चेक करना है कि क्या फरहान इस डेटाबेस का वैलिड यूज़र है। अगर वैलिड यूज़र है तो क्या डेटाबेस में कोई एम्प्लॉय नाम का टेबल भी है। अगर एम्प्लॉय नाम का टेबल है तो क्या फरहान को उस टेबल पे एक्सेस करने की इजाज़त है। अगर फरहान को उस टेबल पे एक्सेस करने का प्रिविलेज या इजाज़त है तो क्या फरहान टेबल में सैलरी नाम का भी कोई एट्रीब्यूट है। अगर सैलरी नाम का भी कॉलम या एट्रीब्यूट मौजूद है तो फिर वो मुझे ये डाटा दे देगा, वरना ये डाटा नहीं देगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन डीबीएमएस को चाहिए कि कौन सा यूज़र कौन से टेबल पे कौन सा प्रिविलेज रखता है, टेबल्स के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स हैं और उनमें किस किस्म का डाटा पड़ा है। ये सारी इंफॉर्मेशन डीबीएमएस को पता होगी तो वो ये क्यूरी चला सकेगा, वरना वो ये क्यूरी नहीं चला सकेगा। डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है, ये जादू तो करता नहीं। तो अगर हम उसे डेटाबेस की इंफॉर्मेशन देंगे तो वो डेटाबेस को क्या कर लेगा? मैनेज कर लेगा, अदरवाइज वो डेटाबेस को मैनेज नहीं। तो डीबीएमएस के लिए डेटे से मुतल्लिक स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन, यूज़र की इंफॉर्मेशन, ये सारी कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन डीबीएमएस को हमें बतानी ज़रूरी है। तो डेटे के मुतल्लिक जो डाटा होता है उसको हम मेटा डाटा बोलते हैं। और ये मेटा डाटा इस्तेमाल किसने करना होता है? डीबीएमएस ने, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। डीबीएमएस क्या करता है? उस मेटा डाटा को इस्तेमाल करता है और उसकी मदद से यूज़र के बाकी तमाम डाटे को मैनेज करता है। अगर मेटा डाटा डीबीएमएस को नहीं पता होगा तो वो क्या इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। डीबीएमएस उसको पूरे यूज़र डाटे को दोबारा मैनेज नहीं कर सकता। दोबारा अपनी बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ। डेटाबेस में दो तरह का डाटा, फॉर एग्जांपल 1000 GB डाटा PUCIT का पड़ा है तो साथ 5 GB डाटा मेटा डाटा भी पड़ा होगा, जो ये बता रहा होगा कि PUCIT की डेटाबेस में टोटल 100 टेबल्स हैं। उन टेबल्स का स्ट्रक्चर ये है, यानी कि उनमें 10-10 एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी ये डाटा टाइप्स हैं, उनके ये साइज़ है, ठीक है। और टोटल 3000 यूज़र है, इस यूज़र के ये राइट्स हैं, दूसरे यूज़र के ये राइट्स हैं, ये इस टेबल को एक्सेस कर सकता है, इसको नहीं कर सकता। ये सारी इंफॉर्मेशन भी कहाँ पे पड़ी होगी? डेटाबेस में। डेटाबेस को उस पार्ट को हम क्या कहेंगे? मेटा डाटा। टोटल डेटाबेस 100 GB की या 1000 GB की है तो ये 4-5 GB का होगा, लेकिन ये कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन है और ये कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन किसको रिक्वायर्ड है? डीबीएमएस को। तो मेटा डाटा को बाय डेफिनेशन इसीलिए हम बोलते क्या है? डाटा अबाउट डाटा। क्या बात समझ आ गई? सर जी, मेटा जी, डाटा सर मेटा डाटा हम फिर मैन्युअली देते हैं या फिर इसके लिए भी स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखे होते हैं? बिल्कुल, हमने इस कुछ खुद नहीं करना। हमने जब कमांड देनी ना क्रिएट टेबल की, तो उसने मेटा डाटा की इंफॉर्मेशन भी जनरेट कर देनी है और यूज़र का टेबल भी जनरेट कर देना। हमने बैक एंड पे कोई काम नहीं करना, हमने सिर्फ फ्रंट एंड के ऊपर काम करना है। बैक एंड के ऊपर किसी किस्म की कोई एक्टिविटी हमें अलाउड नहीं। एक से जब फर्स्ट टाइम हमने इसको डेवलप करना है तब तो आधे घंटे के बाद मीटिंग, आधे घंटे बाद। सर जी, जब दोबारा बोलें। फर्स्ट टाइम हमने एक सिस्टम डेवलप करना है तो तब तो मैन्युअली सारा मेटा डाटा देना पड़ेगा? नहीं, देखो मैन्युअली हमने कोई काम नहीं करना। हमारे पास एक, अभी हम एसक्यूएल पढ़ेंगे ना,
तो हमने सबसे पहले डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज चलानी होगी। जब मैं डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज चलाऊंगा, मैं कहूँगा 10 टेबल बना दो, तो वो पीछे क्या करेगा, 10 टेबल वहाँ पे रखवा देगा। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हम जब कमांड देंगे अगर उसके अगेंस्ट कोई मेटा डाटा बनाने की ज़रूरत है तो DBMS खुद ही बना लेगा, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं। ओके सर। ठीक है, वंस अगेन मेटा डाटा है क्या, ये समझ आ गया? यस सर। डाटा अबाउट डाटा, इसका यूजर कौन है मेनली? DBMS। DBMS। DBMS क्यों DBMS इसको इस्तेमाल करता है? सर बाकी डाटा को मैनेज करने के लिए। बाकी डाटा को मैनेज करे भाई, डाटा जिसको मैनेज करना है उसकी इंफॉर्मेशन होगी तो उसे मैनेज करेगा ना, विदाउट तो मैनेज करना मुमकिन नहीं। ये बात समझ आती है हमें? जी सर। चल, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? जिसमें एक सर्वर कंप्यूटर होता है और बाकी क्लाइंट्स होते हैं। सर्वर के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है और सर्वर किसी को अलाउ करेगा तो क्लाइंट्स जो हैं वहाँ से डेटा ले सकेंगे, अदरवाइज। एग्जांपल दो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की। CMS हो गया आपके पास, फेसबुक हो गई आपके पास, ये सारे के सारे आपके पास क्या है, क्लाइंट सर्वर। 95% एप्लीकेशन आजकल जो है वो क्लाइंट सर्वर है। इसके अलावा एक पीयर टू पीयर एनवायरनमेंट भी होती है, वो क्या होती है, उसका कोई आइडिया है? डिस्ट्रीब्यूटेड उसमें एनवायरनमेंट, सारे कंप्यूटर्स के पास इक्वल सारा राइट्स होते कंप्यूटर हैं। सेम राइट होते हैं। कोई एक अगर दोबारा बोले तो मुझे ज्यादा अच्छा समझ आएगा। सर उसमें सारे कंप्यूटर्स के पास सेम राइट्स होते हैं, कोई उनमें सुपरवाइजर नहीं होता, यानी कोई अलाउ करने वाला नहीं होता, सबके पास एक जैसी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक हो गया। चले, मुझे आप ये बताएं, जो बात आपकी ने की है पीयर टू पीयर एनवायरनमेंट, उस एनवायरनमेंट का मतलब हमारे पास ये होता है कि एक वक्त में अगर मैं आपसे डाटा मांग रहा हूं तो मैं क्लाइंट हूं और आप सर्वर। किसी दूसरे पॉइंट इन टाइम पे आप मेरे से डाटा मांग रहे हैं तो आप क्लाइंट हैं और मैं सर्वर। इसका मतलब है हर स्पेसिफिक मशीन इज कैपेबल एनफ टू बिहेव एज क्लाइंट एज वेल एज सर्वर। हर मशीन एज क्लाइंट भी काम कर सकती है और एज सर्वर भी। अगर मुझे किसी से डाटा मांगने की ज़रूरत है तो मैं क्या होऊंगा, क्लाइंट, और अगर कोई मेरे से डाटा मांग रहा है तो उसके लिए मैं क्या होऊंगा, सर्वर। दैट इज कॉल्ड अ ट्रू डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट, और इसको पीयर टू पीयर एनवायरनमेंट भी कहते हैं। इसकी कोई एग्जांपल दे दें मुझे। एग्जांपल दें जी इसकी जल्दी, जो काम आपने कभी इस्तेमाल किया हो पीयर टू पीयर, और किया भी हुआ है आप लोगों ने। सर एक प्रोग्राम है वो आपने बनाई, उसी के अंदर डेटाबेस लगा के आपने साथ दे दिया। और ना यार, कोई, मैं कह रहा हूँ कोई वो प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ जो आप सारे उनमें से ज्यादातर ने इस्तेमाल की हुई। सर एटीएम। सर मैंने की ब्लूटूथ हो हुई। सकती है इसकी, ब्लूटूथ। एक एक करके बोलो। सर ATM ब्लूटूथ मशीन। एग्जांपल हो सकती है पेयर टू पेयर। वलीद मुस्तफ़ा पहले बात करे। सर ब्लूटूथ एग्जांपल हो सकती है पेयर टू पेयर की। नो नो नो, ब्लूटूथ की नहीं हो सकती। सर एटीएम मशीन। वेरी बैड एग्जांपल। नुमान अनीस तुम बताओ। नुमान अनीस किधर है? सो गया ये ऐड होके। किंजा अरशद, किंजा अरशद है इधर? ये बताओ इन सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा प्लीज। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो पीयर टू पीयर एनवायरनमेंट है, इसका मतलब है कि अगर 10 मशीन हैं तो कोई भी मशीन एज सर्वर भी काम कर सकती है और एज क्लाइंट भी काम कर सकती है। दोनों पॉसिबिलिटीज हमारे पास क्या हैं, मौजूद हैं। ठीक है, तो नेटवर्किंग एग्जांपल हो सकती है। बेटा आपसे पूछा नहीं, जिससे पूछा वो बताए। मैंने कहा मुझे एप्लीकेशन का नाम बता दें जो पीयर टू पीयर एनवायरनमेंट के आर्किटेक्चर को सपोर्ट कर रही हो।
हर बंदा क्लाइंट भी बन सकता हो, हर बंदा सर्वर भी बन सकता है। सर ये और मैंने टोरेंट से क्या हो आप सकता सब है? लोगों ने इस्तेमाल की। Pirate बिल्कुल Bay। ठीक है आपने, ये बोला कौन है? ये किसने सही जवाब दिया है? सर मैंने। खलीलुल्लाह। यस सर। हाँ खलील, तुम कान पकड़ लो, जब तुमसे पूछा ही नहीं था तुमने जवाब कैसे दे दिया? सर मैं था नहीं इधर, मुझे अच्छा। पता नहीं था। यार ये तुम लोग घूमते फिरते रहते हो लेक्चर में, ये बड़ी बुरी बात है। अच्छा, तो टोरेंट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ पीयर टू पीयर एनवायरनमेंट। अगर मैं कहीं से मूवी डाउनलोड कर रहा हूँ तो मैं क्लाइंट हूँ, और अगर कोई मेरे से डाउनलोड कर रहा है तो मैं एक सर्वर हूँ और वो क्या है? क्लाइंट है। तो ये पीयर टू पीयर इन्वायरमेंट की बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कितने लोग हैं जिन्होंने टोरेंट इस्तेमाल किया? यस सर। सबने किया होगा सर। अच्छा चलो, सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी, दो टर्म्स अब हम अगली डिफाइन करने जा रहे हैं। सिक्योरिटी का मतलब हमारे पास डेटाबेस में होता है, गिव मी एन आइडिया, आप में से कोई मुझे डेफिनेशन बता दे तो बहुत अच्छी बात है। अनऑथराइज्ड जी जी, पर्सन एक्सेस ना कर सके डेटा को। वेरी गुड। और कोई और? बिल्कुल ठीक है जी। दो लेवल होते हैं डेटाबेस में सिक्योरिटी के। पहला, जैसे कि अभी बताया गया, ओनली ऑथराइज्ड यूजर कैन एक्सेस आवर डेटा, अनऑथराइज्ड यूजर डेटाबेस को एक्सेस ना करे। और सेकंड, ऑथराइज्ड यूजर कैन परफॉर्म ओनली असाइंड टास्क। अगर फरहान को एम्प्लॉय के टेबल को सिर्फ रीड करने का राइट दिया गया है तो फरहान उसमें कुछ अपडेट ना कर सके। तो पहले डेटाबेस में सिर्फ प्रिविलेज यूज़र या जो ऑथराइज यूज़र है वो कनेक्ट होंगे, और जो कनेक्ट होंगे वो भी सिर्फ वही काम कर सकेंगे जिनकी उनको इजाज़त है। अपने इख्तियारात से बाहर वो कोई काम परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। अगर मुझे डेटे को डिलीट करने का इख्तियार या प्रिविलेज नहीं है तो मैं ये काम कर भी नहीं सकूँगा। क्या ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है जी? नहीं कर दो जी सर। सो दो लेवल हो गए। पहले सिर्फ ऑथराइज यूज़र डेटाबेस को एक्सेस करेंगे, और ऑथराइज यूज़र भी सिर्फ प्रिविलेज टास्क परफॉर्म कर सकते हैं जिन काम के उनको इख्तियार दिए गए। जिसका इख्तियार नहीं है वो काम वो परफॉर्म नहीं कर सकते। सर ये 7 नहीं होते सिक्योरिटी एट्रीब्यूट्स? नहीं, 7 बाकी 5 कौन से डाल रहे इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ऑथेंटिसिटी, पोजेशन, ऐसे कुछ थे कहीं पढ़े थे। ओ ना 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 ना, डेटाबेस की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये दो चीज़ें आती हैं। बाकी जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हो वो इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं बताऊंगा कैसे होती हैं। सिक्योरिटी में बाय डेफिनेशन दो ही चीज़ें हैं, सिर्फ ऑथराइज यूज़र डेटाबेस को एक्सेस करें, और ऑथराइज यूज़र भी सिर्फ को वही काम कर सकें जो उन्हें असाइन है, कोई नया काम वो ना कर सके। ऑथराइजेशन के तरीक़ेकार क्या हैं? जी बताए। पासवर्ड बायोमेट्रिक्स। पासवर्ड बायोमेट्रिक्स, ठीक हो गया। आजकल हमारे पास मोबाइल्स में देखें तो बायोमेट्रिक हम इस्तेमाल करते हैं, पासवर्ड तो हम हमेशा से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो फाइन। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हमारे पास अगली टर्म है इंटेग्रिटी। पहले हमने बात की थी इंटीग्रेशन और शेयरिंग की, अब हम इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहे, अब हम इंटेग्रिटी की बात कर रहे हैं। इंटेग्रिटी क्या होती है? तो इसका लफ्ज़ी माने मुझे डाटा में। खुदा का खौफ करो, इंटेग्रिटी का डाटा चेंजेस से क्या रास्ता हो गया? कोई और बताया जी, इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है? सर सेंट्रलाइजेशन कह सकते हैं इसको। डुप्लीकेट बिल्कुल भी डाटा ना नहीं, हो। बिल्कुल भी नहीं। कोई और बोले। सर एक्यूरेट हो डेटा, डेटा एक्यूरेट होना चाहिए। हाँ, ये बात कंपैरेटिवली ठीक है। इंटेग्रिटी मींस करेक्टनेस ऑफ डाटा, एंड करेक्टनेस ऑफ डाटा मींस अच्छा देखो, मैं कहता हूँ फरहान FARHAN ठीक है कि FERHAN ठीक है?
ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। अगर कोई FARHAN के साथ लिख रहा है तो वो भी ठीक है, जो FER के साथ लिख रहा है वो भी ठीक है, इतराज़ वाली बात कोई नहीं। तो फिर करेक्टनेस से मतलब क्या है? फिर करेक्टनेस से मतलब क्या है? दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये डेफिनेशन है, इसे सुन भी लो, लिख भी लो, याद भी कर लो, और ये भूलनी भी नहीं है। इंटेग्रिटी मीन्स करेक्टनेस ऑफ डाटा। Correctness of data means data fulfilling our defined rules and regulations. दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये सुन लो, पढ़ लो, लिख लो और याद भी कर लो, ये भूलनी नहीं है बात। Integrity means correctness of data. Correctness of data means data fulfilling our defined rules and regulations. अगर मैं कहता हूँ कि नेम करेक्टर का होगा तो वो करेक्टर का होगा, उसमें करेक्टर्स ही आएंगे। मैं कहता हूँ सैलरी नंबर है तो उसमें सिर्फ नंबर्स ही आएंगे, उसमें ABCD कोई करेक्टर नहीं आ सकता। मैं कहता हूँ ये डेट है तो उसमें डेट फॉर्मेट में डाटा जाएगा, किसी और फॉर्मेट में डाटा नहीं जाएगा। मैं कहता हूँ सैलरी की मैक्सिमम रेंज है 50,000 से 10 लाख, तो 50,000 से कम वैल्यू कोई इसमें एंटर नहीं होगी, 10 लाख से ज़्यादा एंटर नहीं। इसका मतलब है मेरे जो बिजनेस रूल्स हैं मैं वो डेटाबेस पे डिफाइन करूँगा और डेटाबेस में सारा डाटा उन रूल्स को फुलफिल करते हुए उनके मुताबिक पड़ा होगा। अगर डाटा उन रूल्स के मुताबिक नहीं पड़ा हुआ तो वो डाटा हमारे पास नॉन इंटीग्रल है, गलत है, ख़राब है। और अगर वो डाटा हमारे रूल्स के मुताबिक पड़ा हुआ है तो वो करेक्ट है। तो इंटेग्रिटी मीन्स करेक्टनेस ऑफ डाटा। Correctness of data means data fulfilling our defined rules and regulations. क्या ये बात समझ आती? यस सर। इसमें तो कोई इशू वाली बात नहीं। सर ये जो रूल्स और रेगुलेशन हम डिफाइन करते हैं ये कैसे, ये भी मेटा डाटा के थ्रू होता है? ये सब हम आपको बता देंगे, इसकी फिक्र नहीं करनी आपको, इसकी आपने फिक्र नहीं करनी। बैकअप एंड रिकवरी नाम सुना है आपने इसका? जी सर। चलो फिर बैकअप की कोई एग्जांपल दो जिसमें डाटा कंप्यूटर्स मोबाइल्स के अलावा कोई एग्जांपल दो बैकअप। फोटोकॉपी करवाने वाली एग्जांपल भी नहीं चाहिए कोई जिंदगी में आपने। जी जी इस तरह से कहा जाए कि गूगल ड्राइव पे जो हम अपलोड करते हैं वो डाटे की बेसिकली बात पे स्टोर करनी होता है। है, डाटे के अलावा कोई बैकअप की एग्जांपल। सर ये जिस तरह गाड़ी में एक बैकअप का टायर होता है, हम वो एज अ बैकअप यूज करते हैं प्राइमरी। वेरी गुड एग्जांपल। गाड़ी में जो स्टपनी होती है वो बैकअप होता है। और सर रिसीव लें किसी चीज़ की, वो किसी नॉर्मल दुकान से, वो पीछे उसने वो रखा होता है कार्बन पेपर, अपने पास भी रखता है वो कॉपी। चलो ठीक है, और बताओ। सर एग्जाम्स में एक्स्ट्रा पेन लेके जाते हैं बैकअप के लिए। चलिए वेरी गुड एग्जांपल। कोई और बताए जो आप लोगों ने रखा हो बैकअप, वो बताए। सर अगर लैपटॉप एडमिशन हो जाए तो फोन पे ज्वाइन कर लेते हैं मीटिंग। सबसे बड़ा बैकअप तो कपड़े हैं, काफ़ी सारे हैं। सर यूपीएस भी हो सकता है ना कि इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है तो यूपीएस बैकअप हो। यूपीएस इज अ फाइन एग्जांपल। कोई और बता रहा है? आप में से कोई बता रही थी बल्कि वो बता रहा है। सर एडमिशन के टाइम डिजायर यूनिवर्सिटी के अलावा एक और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। बिल्कुल, ये सारी वैलिड और गुड एग्जांपल्स हैं आप लोगों ने ठीक बताए। ठीक है। बैकअप का पर्पस क्या होता है? ताकि सर टाइम वेस्ट ना हो जाए, अगर हमें एक चीज नहीं अवेलेबल तो हम दूसरी उसी वक्त अवेलेबल। इस बात को हम इस तरह से ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन करते हैं। मैं अगर आज कहता हूँ कि मैं गाड़ी पे लाहौर से कराची जा रहा हूँ तो मैं सारे टायरों की हवा चेक करूँगा, मैं स्टपनी की भी चेक करवाऊँगा ठीक हालत में है, और फिर मैं कराची के लिए निकल जाऊँगा। डेली मैं ऑफिस से घर आता हूँ, मैंने कभी गाड़ी की हवा चेक नहीं करवाई। क्यों? क्योंकि इसमें आपको खतरा नहीं होता, लॉस नहीं होता किसी के, मतलब जो उस वक्त होता है सर क्योंकि रास्ते में हो सकता है दुकान ना हो या कोई शॉप यानी कि शॉप ना हो, लेकिन सर इधर तो शॉप होती है, तो इन केस एनी प्रॉब्लम होता है कोई आपको तो आप सही करवा सकते हैं उसे। लाहौर में अगर मेरी गाड़ी का टायर पंचर होगा तो मुझे प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन
मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान होने का अंदेशा नहीं है, मैं सिचुएशन को रिकवर कर लूँगा या मुझसे बच सकूँगा। बाहर अगर ये काम होता है तो हो सकता है किसी ऐसे वीराने में हो जहाँ दूर दूर तक किसी किस्म का कोई लेना देना हमारा मौजूद ना हो, तो ये हमारे लिए एक बड़ी मुश्किल सी सिचुएशन हो जाएगी। तो जिस काम में जितना ज़्यादा ख़तरा हो, फेलियर आपकी ऐसी तैसी कर दे, उस काम का उतना ज़रूरी बैकअप रखना क्या होता है, ज़रूरी होता है। देखो, मैं लाहौर से कराची जा रहा हूँ, रास्ते में टायर पंचर हो जाता है। मेरा ऑब्जेक्टिव था ट्रैवलिंग फ्रॉम लाहौर टू कराची। अब मैं एक जगह पे खड़ा हो गया, ये फेलियर की स्टेट था। उठता हूँ, उठ के जाके देखता हूँ अगर गाड़ी में डिक्की की में स्टपनी पड़ी हुई है और वो ठीक हालत में है, तो मैं उसको उठा के टायर चेंज करता हूँ और दोबारा चल पड़ता हूँ। तो वो जो बैकअप था उसने मुझे फेलियर की कंडीशन से निकाला और निकाल के कहाँ पे ले गया, रिकवर्ड हालत में ले गया कि मैंने दोबारा अपनी ट्रैवलिंग या अपना काम शुरू कर दिया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस बैकअप का एक ही होता है कि ये रिकवरी में मदद, और बैकअप के वो पैसे होते हैं जिसकी हम दिल से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह करे ये ज़ाया हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, कभी आपने किसी ऐसे शख्स को देखा कि वो क्या यार नई गाड़ी ली थी, 4 साल हो गए, स्टपनी गाड़ी में पड़े पड़ी खराब हो गई है, मैं तो बड़ा ही परेशान हूँ। इज दिस साउंड फनी? ऑब्वियसली। अगर मेरे पास गाड़ी का टायर पंचर नहीं हुआ 5 साल, तो बहुत अच्छी बात है यार, मैंने क्यों टायर उतर के बदलना था, और वो पड़े पड़े ज़ाया हो गया, तो हो जाए ज़ाया, वो उसका ज़ाया होना मुझे बारे में। या कभी आपको कोई ऐसा शख्स मिलेगा जो कहे कि यार अल्हम्दुलिल्लाह नई स्टपनी ली थी, पिछले 5 दिनों में 10 दफ़ा पंचर हुआ है तो बदलनी पड़ी है मुझे 10 दफ़ा। तो क्या आपको लगता है ये बैकअप आपका इस्तेमाल हो? आपकी ये कभी ख्वाहिश ही नहीं होती, ना होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं मोटरसाइकिल के लिए एक नया और बड़ा सेफ हेलमेट लेता हूँ, तो सेफ हेलमेट लेने के बाद मैं बाहर निकल के कहूँगा अल्लाह करे मैं खंबे में लग जाऊँ? नेवर। मेरी ख्वाहिश होगी कि ये हेलमेट स्क्रैच लेस मेरे पास पड़ा ज़ाया हो जाए, कभी मुझे चोट लगने की नौबत तक काम पहुँचे ही ना। बैकअप हम रखते ज़रूर है, पर हमारी ख्वाहिश क्या होती है कि यार इसे इस्तेमाल ना करना पड़े। जो सी चीज़ जितनी ज़्यादा ज़रूरी होगी उसका उतना ही अच्छा बैकअप रखना है, लेकिन दुआ क्या करनी है कि इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यूपीएस घर में लगवाता हूँ, मैं कहता हूँ अल्लाह करे अब हफ्ता तो लाइट ना आए। क्या ऐसा हो सकता? इज इट साउंड्स गुड कि मैं कहूँगा यार अभी एक हफ्ता महीना लाइट ही ना आए? मुझे पता है कि यार बैकअप अल्लाह करे लाइट ना ही जाएगा तो चलो ये गुजारा कर रहा है, ठीक है। क्या समझ आते हैं हमें बैकअप एंड रिकवरी का आपस में रिलेशनशिप? यस सर। चलिए, एक बात तो हमने डिफाइन कर ली कि बैकअप, जो चीज़ जितनी इंपॉर्टेंट होती है उसका बैकअप रखना उतना ही ज़रूरी है। अब आप लोग मुझे एक बात बताएं, और सच्ची सच्ची बतानी है आप सबने, आप में से कितने लोगों ने ज़िंदगी का बैकअप रखा, ज़िंदगी के प्लान का बैकअप रखा हुआ? क्या आपने ज़िंदगी में क्या करना है उसका क्या बैकअप है, कितने लोगों ने रखा हुआ? वेरी गुड। देयर इज 3, 4, 5 पीपल इन अमंग 70+ पीपल्स। तो कुछ 4 या 5% लोगों ने ज़िंदगी का बैकअप प्लान रखा। तो इसका मतलब है, चलो 10% को कर लेते हैं। इसका मतलब है हमने कहा है कि जो चीज़ जितनी इंपॉर्टेंट होगी उसका उतना ही ज़रूरी बैकअप प्लान रखना है। आप लोगों ने बैकअप प्लान अगर उसका नहीं रखा तो इसका मतलब है आप अपनी ज़िंदगी को ख़ास इम्पोर्टेंट समझते ही नहीं। ठीक है, एंड दैट इज़ वेरी बैड। ओल्ड कैंपस की उसमें लैब में वो एक कोटेशन लगी हुई है, बड़ी अच्छी मज़े की कोटेशन है। इफ़ यू प्लान टू फेल मीन्स यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लान करने के में फेल हो गए हैं तो इसका मतलब है आपकी प्लानिंग ही फेल होने की। सो अगर आप लोगों ने अपने लिए कुछ नहीं सोचा होगा तो ये बड़ी बुरी बात। और अब मैं आपको एक का बैकअप प्लान क्यों नहीं है, क्योंकि बैकअप प्लान होने के लिए पहले प्लान होना चाहिए। आप लोगों का प्लान ही कोई नहीं, और क्योंकि आपका प्लान कोई नहीं है तो इसलिए आपका कोई बैकअप प्लान भी नहीं हो सकता। सो
इस वजह से फॉर श्योर मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि आप लोगों ने हर सूरत में क्या काम करना है, उनके लिए कोई प्लान करना है। अगर आप किसी चीज़ को प्लान नहीं ना करेंगे तो वो बड़ी एक फेमस सी बात है, वो कहते हैं कि जी इसका तो शॉपर वाला हाल है कि बाहर हवा जहाँ चलती है उस तरफ ये चल पड़ता है। तो आप सारे भी शॉपर ही होंगे अगर आप क्या नहीं करते, आप अपने मतलब कोई प्लान नहीं करते। आपको जिस तरफ हवा और ज़माना ले जाएगा और आप उस तरफ चले जाएंगे। और ज़माने के मतलब हमारे माँ बाप और सब लोग एक बात बार बार करते हैं कि ज़माना बड़ा ख़राब है, तो इसका मतलब है कि आप अपना ही मुस्तकबिल को अपने हाथों में नहीं रखेंगे तो फिर आप इसको दूसरे हाथों में रखेंगे। ठीक हो गया? सो बैकअप एंड रिकवरी की बात करें। अच्छा जी, तला तारिक साहब, आपको मैं बेहतरीन एक्टर लगाऊं? तला, ये तो अब तुम ऑनलाइन हो, अगर तुम सामने हो तुम्हारी तो मैं तबीयत कर तुम्हें लग बता देता। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह करे कि फेस टू फेस हमारी मुलाकात हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा। सर, प्लान बी नहीं होना चाहिए ताकि पूरी कंसंट्रेशन पहले पर ही रहे। उज़ैर, इतना खुदकश बमबार बनने की भी ज़रूरत नहीं होती, बैकअप प्लान रखना चाहिए। किसी की कोटेशन है सर। चले, कम इन, 10 मिनट बाद है। अच्छा जी, बैकअप एंड रिकवरी तो खोल लो। ये आज हमने पहला लेक्चर खत्म किया अपना, जो हमें बेसिकली कल के क्लास में खत्म कर लेना चाहिए। आज मैं आप लोगों को भी ये स्लाइड्स मेल कर देता हूँ, इनको देख लेना। कल हम स्लाइड नंबर 2 और स्लाइड नंबर 3 कर लेंगे और फिर फर्दर अगर कोई क्वेश्चन हमारे होंगे तो हम उसको देख लेंगे। कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर में से तो कर लें, वरना हम चले। सर, आप एक दफ़ा मेटा डाटा दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे? मैंने कहा था मेटा डाटा इज डाटा अबाउट डाटा। यूज़र के डाटे को मैनेज करने के लिए DBMS को कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। वो इन्फॉर्मेशन हमें DBMS को देनी होती है, तो हम उसके लिए कुछ सेट ऑफ टेबल्स अलहदा बना देते हैं जो बाकी तमाम टेबल्स की इन्फॉर्मेशन रखते हैं कि कितने टेबल्स हैं, उनमें एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, उनका साइज़ क्या है, उन पे कौन कौन से रूल्स अप्लाई हुए हैं। ये जो सेट ऑफ इन टेबल्स होते हैं, इनमें ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और वो टेबल्स इस्तेमाल कौन करता है? DBMS। और उसका नाम क्या रखा हुआ है हमने? मेटा डाटा। उसमें है क्या? डाटा अबाउट डाटा। यूज़र के डाटे के मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन है वो उसमें पड़ी है। तो मेटा डाटा इज डाटा अबाउट डाटा। ओके सर, थैंक यू। चलें, खाली स्ट्रक्चर रिलेटेड डाटा रखता है सर। उज़ैर, दोबारा बोलो। सर मैं पूछ रहा हूँ, खाली स्ट्रक्चर के रिलेटेड डाटा रखता है? नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाए। सर व्हाट अबाउट सर आपने जैसे अहमद मुबारक बोले, फिर अब्दुल्ला बोले, फिर आयशा बोले। सर, वो टेक्स्ट बुक का पूछ रहे हैं। पहले जो आपके 2 वीक या 3 वीक होंगे वो इन स्लाइड से होंगे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद हम ओरेकल 9i की SQL की बुक है वो आपको देंगे। उसके पहले 6 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ने हैं। ये मिड तक का कोर्स होगा। मिड के बाद मैकफिडन की स्लाइड्स में आपको दूंगा, उस 3 चैप्टर्स हमने पढ़ने होंगे। ठीक है, उन 3 चैप्टर्स के बाद मैं फिर आपको ट्रांजैक्शन की कुछ स्लाइड्स दूंगा। उसमें हमने ट्रांजैक्शन पढ़नी होगी और देखेंगे कि वो काम किस तरह करती है। और उसके बाद एंड में 2 टॉपिक्स हो रहे हैं, उसके भी मैं आपको स्लाइड्स और नोट्स ही दूंगा। तो टेक्निकली 2 किताबें हैं जिसमें से आपने चीज़ों को पढ़ना है। एक SQL की स्लाइड्स हैं या बुक और स्लाइड एक ही बात है उसकी, और दूसरी मैकफिडन की बुक है मॉडर्न डेटाबेस सिस्टम्स। इन 2 किताबों में से हमने चीज़ें पढ़नी है और बाकी हमारे पास लेक्चर्स और ये स्लाइड्स होंगी जिसमें से आपने पढ़ना। और इसके अलावा आपके पास डेटाबेस की जौन सी भी किताब है उसमें ये सब टॉपिक भी आपको मिलेंगे और ये वाली मटेरियल भी मिलेगी। कोई सी भी किताब पढ़ लेंगे तो दैट इज़ फाइन। जी, स्लाइड्स में अभी मेल कर देता हूँ। चलें, ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।